हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत की एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम आपको पूरी मिडवल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग प्लीज़ इसके क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि आपको 2 वीडियोस में करवा देंगे, पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम पास आ गया है, इसलिए हमने एक ही वीडियो में पूरी मिडवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? अरबों का भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? अरबों का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? किसने किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी या फिर तैमूर ने? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसने 712 ईस्वी में, कब किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और कहाँ पर किया था? सिंध पर करेगा, क्योंकि उसी तरफ से एंट्री कर रहे थे ये सारे लोग। तो सिंध पर उस टाइम किसका शासन था? सिंध पर था दाहिर का शासन। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। और इसने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराकर सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कहाँ विजय प्राप्त की थी? अभी मैंने आपको बताया, तो बताइए प्लीज 2 सेकंड लेकर, कहाँ विजय प्राप्त की थी? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर बंगाल में? तो इसका आंसर होगा सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? ये शायद आप लोगों को पता हो, और अगर नहीं पता है तो इसका आंसर है 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। जो महमूद गजनवी है, इसने 1000 ईस्वी से कब तक? 1027 ईस्वी के बीच में ये 17 आक्रमण किए थे। ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा और फेमस आक्रमण था वो किस पर था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ पर? गुजरात में। तो ये इसका सबसे फेमस आक्रमण था। ठीक है। अब ये किया कब था? ये किया था 1025 में। कब किया था? 1025 में किया था। इस टाइम पर जो सोमनाथ यानी कि गुजरात पर जो शासक था वो कौन था? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट जो था वो वहाँ का शासक था। बात करते हैं कि महमूद गजनवी का जो लास्ट अभियान था वो कब हुआ था? 1027 में। मतलब सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया 1025 के बाद 2 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ा और सबसे फेमस आक्रमण महमूद गजनवी का कहाँ हुआ था? ये हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। गजनवी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गजनवी वंश, गजनवी भारत का तो था नहीं राजवंश, तो गजनवी वंश की राजधानी कहाँ थी? काबुल में, गजनी में, लाहौर में या दिल्ली में? तो देखिए इसके नाम से ही याद रखिएगा, गजनवी और गजनी इसकी राजधानी थी। अभी जो गजनी है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और गजनी वंश की जो संस्थापक था वो कौन था? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन
सुबक्तगीन ये गजनी वंश का संस्थापक था। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भारत का राजवंश तो है नहीं। बस इतना याद रखिए कि गजनी जो है वो गजनवी वंश की राजधानी थी, क्योंकि महमूद गजनवी के बारे में पूछेगा या मोहम्मद गजनवी के बारे में तो आपको बताना पड़ जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो अब याद करिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जो युद्ध है वो किस नाम से फेमस है? ये तराइन के युद्ध के नाम से फेमस है। तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। पर अब बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था। तो हम देखते हैं, मैं आपको दोनों ही युद्ध के बारे में बता देती हूँ। जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, ये पहला युद्ध था। इसमें क्या हुआ था? गौरी जो था वो पराजित हो गया था। गौरी क्या हुआ? पराजित हो गया और यहाँ से वापस चला गया था। इसके अगले साल ही 1192 में ही ये फिर से आता है और पृथ्वीराज चौहान से फिर लड़ता है। अब की बार क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित होते हैं? पृथ्वीराज चौहान। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। और भारत में क्या होता है? इस हार के बाद तुर्क शासन स्थापित होता है। ठीक है, तो तराइन के युद्ध के बाद ही क्या हुआ? भारत में तुर्क शासन स्थापित हुआ। बात करते हैं कि आपसे अगर जगह का नाम पूछ ले कि तराइन बेसिकली है कहाँ, तो तराइन जो है वो कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के करनाल में। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में है। क्लियर हो गया होगा? तो आपको समझ में आ गए तराइन के दोनों युद्ध किस किस के बीच में हुए और कब हुआ था और कौन हारा था इसमें और कौन जीता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल आ गया आपका, तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? आप लोग मुझे मत बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। इस टाइम मैं इसका आंसर नहीं दे रही हूँ आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको दोनों युद्धों के बारे में बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है? सोचिए 2 सेकंड के लिए, ताकि आपका दिमाग भी घूमे। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब की थी? 1206 ईस्वी में। कब की थी? 1206 ईस्वी में। देखिए, मैं हमेशा आंसर वाले ऑप्शंस पर ही फोकस रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ ताकि वो ऑप्शन का जो आंसर है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। आप ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ इधर उधर देखेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूज होंगे एग्जाम के टाइम में। इसलिए मैं हमेशा आपसे कोई ऑप्शन नहीं बोलती हूँ। नॉर्मली मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताती हूँ, तो आप लोग भी अपने दिमाग में सीधे सीधे आंसर को फिट करिए। ठीक है, चलिए। तो कब की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? 1206 में। और यहीं से किसकी शुरुआत हुई थी? गुलाम वंश की। सल्तनत काल में कई सारे वंश हैं, तो सबसे पहला आया गुलाम वंश। ठीक है, तो हम अगर ये बात करें कि गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2 चीजें मिल गई आपको। एक तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश की स्थापना, क्योंकि सल्तनत काल का जो पहला वंश है वो गुलाम वंश है, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं? इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऐबक था वो क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, मामलुक वंश को किस और नाम से जाना जाता है? तो मामलुक वंश जो है वो किसको कहते हैं? गुलाम वंश को ही कहते हैं। मतलब कि गुलाम वंश पूछे या फिर मामलुक वंश पूछे, दोनों की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? देखिए, कुतुब मीनार जो है वो किसी एक शासक के टाइम में नहीं बनी।
तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों बनवाई थी ये बनवाई थी, सूफी संत थे, क्या नाम था उनका? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी, इनकी याद में शुरू करवाई थी ये बनवाना। अब इसको जो पूर्ण करवाया था वो किसने करवाया? पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था इसको पूर्ण। जो इसकी 5वीं मंजिल है, मतलब टोटल 5 मंजिलें हैं, तो जो इसकी लास्ट मंजिल है, इसका निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। पर मैंने आपको इसका डिटेल में बता दिया है। अगर ये पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो उसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर से ही शासन करता था। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती हूँ, पर हाँ, अगर आपको वनडे एग्जाम्स या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग एक अपना नया बैच शुरू करेंगे अभी। उसमें आपको डिटेल से मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम MCQ कर रहे हैं, तो आप MCQ तक ही सीमित रखिएगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ये माना जाता है इल्तुतमिश। क्यों माना जाता है? देखिए, ऐबक ने केवल नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत की, जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको सुरक्षित किया था और एक विस्तृत साम्राज्य में इसे बदल दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? इल्तुतमिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली की पहली और लास्ट महिला शासिका थी। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो 1240 में कहाँ हुई थी? कैथल में। और कैथल कहाँ है आपका? हरियाणा में है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। इनका मकबरा भी कैथल में ही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चालीसा, तुर्कान ए चहलगानी। चालीसा को क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगानी। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसमें क्या था? 40 शक्तिशाली तुर्क सरदार थे। कौन थे? तुर्क सरदार थे। और इसे समाप्त किसने कर दिया? समाप्त कर दिया था इसे बलबन ने। ठीक है, तो बनवाया किसने? चालीसा समूह ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, और इसे समाप्त किसने किया? बलबन ने समाप्त किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है? तो इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी? बताइए जरा। ये संबंधित थी भूमि प्रशासन से। क्लियर है? जो इक्ता प्रणाली है इसका गठन किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। ये जो है इक्ता प्रणाली, ये भूमि राजस्व और प्रशासनिक नियंत्रण की एक व्यवस्था थी। इसके अधिकारी को हम क्या कहते थे? इक्तादार। लिख देती हूँ आपसे मिस्टेक ना हो। इक्तादार, या इसी को कहते थे मुक्ति, या फिर इसी को कहते थे हम वली। ठीक है, तो इक्ता प्रणाली शुरू किसने की? इल्तुतमिश ने। और इसका जो अधिकारी होता था वो इक्तादार, मुक्ति या वली था।
और ये किससे संबंधित थी? भूमि प्रशासन से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन की नीति क्या थी? बलवन की जो नीति थी शासन की, वो कैसी मानी जाती है? कठोर शासन प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, अब कठोर कैसे भी मान लीजिए आप, कठोर था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? नियाज ए मुस्तफ़ा किससे संबंधित है? नियाज ए मुस्तफ़ा जो है वो अलाउद्दीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन से। तो ये है क्या? ये शासन व्यवस्था और इस्लामी कानूनों को लागू करने की नीति थी। ठीक है, इस पर जो बेसिकली था वो अमीरों का नियंत्रण था। ठीक है, अमीर मतलब जो उच्च अधिकारी होते थे उनका नियंत्रण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1290 में हुई थी और ये दिल्ली सल्तनत का सेकंड राजवंश है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराया था? मंगोल को, राजपूतों को, दोनों को, या कोई नहीं? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने मंगोलों को भी हराया था और राजपूतों को भी हराया था। ठीक है, अब राजपूतों की बात कर ले तो गुजरात में रणथंभौर, चित्तौड़, दक्षिण भारत के देवगिरी और वारंगल, ये कई सारे इलाके जीते थे अलाउद्दीन खिलजी ने। उसमें से राजपूत भी शामिल थे। मंगोलों को भारत में इसने प्रवेश नहीं करने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक्स्ट्रा लाइन जो बता देती हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहे और आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में तो आंसर आपका करेक्ट आए। आपको इधर उधर की बातें इसीलिए मैं बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने शुरू करी थी? जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है मतलब कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ये शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें क्या था? इसने सभी वस्तुओं के दाम तय कर दिए थे और इसके लिए इसने क्या किया? शहना शहना ए मंडी, इसकी स्थापना की। और ये क्या था? ये बाजार का अधीक्षक होता था। शहना ए मंडी कौन था? बाजार का अधीक्षक था। क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि शहना ए मंडी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर भी क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसके अलावा इसने दीवान ए रियासत दीवान ए रियासत नाम के विभाग की स्थापना की थी, जो क्या था? बाजारों पर सरकारी नियंत्रण का विभाग था। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या शुरू की थी? राशनिंग व्यवस्था। राशनिंग व्यवस्था किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग और हुलिया प्रणाली किसने शुरू की? दाग और हुलिया प्रणाली जो है ये किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इसलिए शुरू करी गई थी क्योंकि सेना में भ्रष्टाचार रोकना था और क्या करना था? घोड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी थी। इसमें क्या होता था? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दाग दाग मतलब होता था कि गर्म लोहे से घोड़े को दागा जाता था। और हुलिया मतलब, ये हुलिया हुलिया घोड़ों का नहीं रखा जाता था, हुलिया रखा जाता था सैनिकों का। किसका रखा जाता था? सैनिकों का। तो मतलब घोड़ों को दागा जाता था और सैनिकों का क्या रखा जाता था? हुलिया, मतलब पहचान एक तरीके से चेहरे की। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीता? रणथंभौर, चित्तौड़, दोनों, या कोई नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों किलों को जीता था। रणथंभौर भी जीता था और चित्तौड़ भी जीता था। नेक्स्ट आता है आपका, मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर कौन था? ये था सेनापति। और किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का।
अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक, क्लियर हो गया होगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका सबसे वफादार गुलाम था ये, और सेनापति और सलाहकार था। जब अलाउद्दीन जो है गुजरात अभियान के समय गया था, उस टाइम गुजरात में अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। क्या कहते थे? 1000 दिनारी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और कब की थी तुगलक वंश की स्थापना? ये की थी 1320 ईस्वी में। बेसिकली जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसका नाम था गाजी मलिक, और जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये बना था। तुगलक वंश जो है, याद रखिएगा, जो तुगलक वंश है, इसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन किया है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का रहा है, तो वो रहा है तुगलक वंश का। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी, तो कहाँ की थी? दौलताबाद की थी। इसने क्या किया था? दिल्ली से राजधानी हटाकर अपनी कहाँ ले गया था? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? देवगिरी में है। ठीक है। इब्न बतूता कहते हैं अपने लेखन में कि इसने क्या किया, दिल्ली की जो पूरी आबादी थी उसको उठा के जबरन स्थानांतरित करवा दिया था दौलताबाद। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, नुकसान हुआ बहुत सारा, और फाइनली राजधानी परिवर्तन का जो आइडिया था उसे कैंसिल करना पड़ा था और बीच से ही वापस आना पड़ गया था। तो क्लियर हो गया होगा।